बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉमन इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स एंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन देम। यानी कि जो किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, लाइक एक कार्बन है, कार्बन के आपने आइसोटोप स्टडी किए होंगे, C612, C613, C614। इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है, कॉमन मीन कौन सी चीज़ सेम है और कौन सी चीज़ इनमें डिफरेंट है। ठीक है, तो आप जैसा कि कार्बन के आइसोटोप्स हैं C612, C613, C614, तीनों में 6 सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मैस नंबर अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट है। सो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज सेम एंड मास नंबर इज डिफरेंट इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आप इसकी हम थोड़ी सी रीज़न भी बताते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है तो क्यों है, मास नंबर अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, एग्जांपल भी दूंगा। तो देखें जी, सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो पहले तो हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर है क्या। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज टर्म एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम, वो सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर तो बनता ही नंबर ऑफ प्रोटॉन से है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इट्स मीन एटॉमिक नंबर भी सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं कि फिर दैट्स व्हाई आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। उन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है। अब दूसरी बात, मैस नंबर क्यों डिफरेंट हो जाता है, तो सबसे पहले मैस नंबर के बारे में पता होना चाहिए। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज टर्म एज मैस नंबर। ठीक है, दोनों की तादाद को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की दोनों की तादाद को मैस नंबर बोला जाता है। अब दोनों में से नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स isotopes of an element have different mass number। ठीक है जी, अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। लाइक ये हमारे पास एग्जांपल है कार्बन की। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C612, C613, C614। अगर तीनों में देखें तो तीनों में 6, 6 और 6 लिखा हुआ है, जो कि एटॉमिक नंबर है और वो सेम है। लेकिन अगर ऊपर आप मैस नंबर देखें, एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है, जो कि डिफरेंट है। और यही चीज़ उसने पूछी थी कि कौन सी चीज़ कॉमन है, यानी कि सेम है, और कौन सी चीज़ डिफरेंट है। तो हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, एग्जाम्पल भी दे दिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट हैपन्स दैट आर न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट्स। ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट होती हैं फ्रॉम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से। ठीक है, इट मूव्स वन स्टेप अहेड, यानी कि जब उससे यानी कि न्यूक्लियर रेडिएशन निकलें, एमिट हों, तो वो एक स्टेप आगे चला जाए। ठीक है, इन पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में, लाइक जैसा कि आपको पता है, अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के बाद जो आता है वो नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। अगर सपोज करें कार्बन से रेडिएशंस निकलें और ये एक स्टेप आगे चला जाए, एक स्टेप आगे चले जाने से मुराद ये है कि कार्बन चेंज हो जाए नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा कब होता है, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एटम वो एटम्स यानी कि जो जिनसे रेडिएशंस एमिट होती हैं, निकलती हैं, उनको रेडियो एक्टिव एटम्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एटम्स एमिट बीटा पार्टिकल, बीटा रेडिएशंस। ठीक है, बीटा पार्टिकल जब वो एमिट करेंगे, इट मूव्स वन स्टेप अहेड इन द पीरियडिक टेबल, तो वो फिर एक स्टेप आगे चला जाएगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें, व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एटम, जब बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशंस निकलती हैं रेडियो एक्टिव एटम से, इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो इसी वजह से तो वो एक स्टेप आगे चला जाता है। ठीक है, इन पीरियडिक टेबल एवरी नेक्स्ट एटम हैज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस एटम। और पीरियडिक टेबल की एक ऐसी अरेंजमेंट होती है कि जिसमें जो हर जो एटम है वो उससे पिछले वाले से एक स्टेप आगे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दैट्स वाई व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाय एन एटम, जब बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, इट मूव्स वन स्टेप अहेड इन द पीरियडिक टेबल, तो वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइक ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी,
कार्बन की आप देख लें, कार्बन का ये एक आइसोटोप है C614 वाला, ठीक है। जब इससे बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो ये देखें एक स्टेप, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक मास नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। देखें ये 6 से 7 हो गया है और मास नंबर 14 का 14 ही है, ठीक है। लेकिन जब ये 7 हो गया ना तो ये एक स्टेप, यानी कि अब ये एटम चेंज हो गए, ये कार्बन से किस में शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये एक स्टेप आगे मूव कर गया। लेकिन कब, जब इसने बीटा पार्टिकल्स जो है वो एमिट किए। बीटा पार्टिकल्स मीन इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है, और प्लस एनर्जी भी निकल रही है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। वाई न्यूक्लियाई ऑफ एटम विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 एमिट रेडिएशंस। आपने देखा है कि वो कहते हैं कि जो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, ठीक है, आपको पता है जैसे 1 2 3 4 इस तरह सारे हैं, लेकिन 82 से जो ज़्यादा वाले हैं ना वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, ठीक है। ये बात उसने क्वेश्चन में कही है कि वाई न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 एमिट रेडिएशन। जो ऐसे एटम के न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। इसकी रीज़न क्या है, तो देखें जी। रीज़न ये है कि इन लार्ज न्यूक्लियाई, इन और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया जेड, जेड मीन एटॉमिक नंबर जिनका ग्रेटर हो 82 से, उनमें क्या होता है कि वो क्यों जो है उनका न्यूक्लियाई जो है वो एमिट करता है रेडिएशंस को, क्योंकि न्यूक्लियाई में आपको पता है एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्रोटॉन्स के ऊपर होता भी पॉजिटिव चार्ज है। इन लार्ज न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ लार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब प्रोटॉन्स के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है। अब ड्यू टू विच, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि उनको आपस में रिपेल करना, आपस में वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन देम इज़ हाई, तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स हो गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिकम स्मॉलर, तो अट्रैक्टिव में इतनी फोर्सेस नहीं रहती, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं उसमें। फिर जब रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस तरह फिर उससे रेडिएशंस भी निकलती हैं। दैट्स वाई दीज न्यूक्लियाई बिकम अनस्टेबल। जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो न्यूक्लियाई फिर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से दे एमिट रेडिएशन टू गेन स्टेबिलिटी। तो उसने अब अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना है, तो ये कैसे करेगा, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो इस तरह फिर वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। तो ये थे जी इसके रीज़न। यहाँ पर डी स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। जो 10th की फिज़िक्स है जी, न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ जी, चैप्टर नंबर 10 के, 11 के, 12, 13, 14, 15 और 18 के ये अपलोड होने जा रहे हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 18 के अपलोड हो चुके हैं, कि ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जस्ट रह गए 16 और 17 के, जो कि अभी कुछ दिनों में ही अपलोड हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि 16 और 17 के न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं। और एमसीक्यूज़ अभी तक मैंने जस्ट चैप्टर 10 और 11 के किए हैं। एमसीक्यूज़ का इतना इशू नहीं है, ये मैं एक दिन में भी सारे कर दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स परेशान भी होते हैं और कभी कभार कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं आपको अभी तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये है कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट दे दूँ, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि फिर इस तरह एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन बना के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके साथ साथ एसएलओज बेस्ड एमसीक्यूज़ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। गेस्ट पेपर जो होंगे, जो इंशाल्लाह 100% होंगे, जो स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को जो मैं प्रोवाइड करूंगा वो तैयार कर लेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, एमसीक्यूज़ भी। और ये मैं साथ लाजमी कहूँगा कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, ऐसे ही रटा लगा के याद करके नहीं, जैसे मैं चीज़ों को आपको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, साथ साथ आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करें, फिर आपके मैं मार्क्स में गारंटी से कहता हूँ आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है।
और इस तरह इंशाल्लाह टॉपर्स के जो पेपर होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन कैसे ई शीट के ऊपर भी करनी होती है वो भी इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी साथ प्रेस कर लिया करें। तो इस तरह ये होता है कि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो फ़ौरन नोटिफिकेशन आपकी तरफ चला जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये वीडियो आज अपलोड हो गई है। ठीक है, और सिर्फ ये फिज़िक्स नहीं बल्कि मैं इस चैनल के ऊपर आप स्पेशली जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके लिए फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, आज छुट्टी है नहीं है, ये तमाम चीज़ें साथ साथ में एजुकेशन से जो रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ, आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फजल एकेडमी का हिस्सा भी बने। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊँगा। तो चलें जी, अब हम आते हैं अपने टारगेट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियाई, राइट न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसमें वो सिंपल कह रहा है कि जब बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं न्यूट्रॉन से ऑफ द न्यूक्लियाई तो आप एक न्यूक्लियर इक्वेशन लिखें, एक रिएक्शन लिख दें। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। व्हेन अ न्यूट्रॉन पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन आपको पता है इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, एमिट्स बीटा पार्टिकल, जब बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं इट चेंज इनटू अ प्रोटॉन। ये बात आपने याद रखनी है, किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन में, बाय एमिटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सम एनर्जी भी इनसे रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन उसने कहा था, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है जी, ये न्यूट्रॉन का देख सकते हैं 0 और 1, और ये चेंज हो जाता है प्रोटॉन में 1 और प्लस इससे बीटा पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी, और कुछ जो है वो एनर्जी भी रिलीज होती है। ये सिंपल आपने रिएक्शन ही लिखना है, ये बहुत इजी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, वाई रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल इन एयर विथ सेम एनर्जी। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको यूं कहता हूं कि आप यूं समझ लें, यहाँ पर आपके पास दो बंदे हैं। ठीक है, एक का नाम है अल्फा पार्टिकल और एक का नाम है बीटा पार्टिकल। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है जो बीटा पार्टिकल है इसकी रेंज ज़्यादा है, यानी कि जो बीटा वाला बंदा है ना इसकी रेंज ज़्यादा है। रेंज से मुराद ये ज़्यादा दूर तक जा सकता है, और जो अल्फा वाला है वो बेचारा इतना दूर तक नहीं जा सकता। लेकिन इसकी रीज़न आपने बतानी, ये अल्फा पार्टिकल क्यों बेचारा इतना स्लो है और बीटा वाला क्यों उतना तेज़ है, क्यों ज़्यादा दूर तक चला जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि एनर्जी दोनों की सेम है, एक ही जैसी एनर्जी हम दोनों को देते हैं, लेकिन फिर भी बीटा साहब जो है वो आगे निकल जाते हैं और अल्फा वाले जो हैं ये पीछे रह जाते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, तो ये जनाब अल्फा पार्टिकल जो है ये इनकी अपनी कुछ मिस्टेक्स हैं, ये रास्ते में ही जो है वो दाएँ बाएँ लगे रहते हैं और बीटा साहब जो है वो निकल जाते हैं आगे। तो देखते हैं जी रीज़न। देखें, अब बीटा पार्टिकल्स हैज़ स्मॉलर मास एंड चार्ज। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब उनका मास कम है और चार्ज भी उनके ऊपर कम है। अब चार्ज कम होने की वजह से जो बीटा पार्टिकल हैं ये, और मास भी कम है, मास कम है इसका मतलब है वो जल्दी भाग सकता है। ठीक है, जब जो ज़्यादा बड़ा होगा तो जरा सी बात है बेचारा स्लो हो जाएगा, उसे भागने की ज़रूरत होगा। अब दूसरा मेन फैक्टर है चार्ज। अब बीटा पार्टिकल पर चार्ज भी कम है। अब चार्ज जब कम है ना तो जब ये, सो इट इंटरेक्ट्स लेस विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये यानी कि जब यूं जा रहा होगा ना तो ये किसी से रास्ते में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कम है। ठीक है, चार्ज ज़्यादा हो तो वो फिर उन चीज़ों को हो सकता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास चार्ज ही कम है, ये बस सीधा आगे भाग जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, देयरफॉर इट्स पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर कहते हैं किसी चीज़ से यूं उसके अंदर से घुस जाना। ठीक है, इसको कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो अब ये दाएं बाएं इसकी इंट्रैक्शन कम है, तो ये इसकी क्या होता है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर इसको हम कहते हैं ज़्यादा है, विच इंक्रीज इट्स रेंज, तो फिर इसकी रेंज भी ज़्यादा है, यानी कि ये आगे तक चला जाता है। अब जो अल्फा पार्टिकल साहब हैं ये क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल हैज़ ग्रेटर मैस, एक तो ऊपर से इनका मैस भी ज़्यादा है और एंड चार्ज, उनका चार्ज भी ज़्यादा है। और अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब डबल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि ये जब जा रहे होते हैं जनाब अल्फा पार्टिकल, तो ये इनके दाएं बाएं जो भी एटम्स होते हैं ना ये उनको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं और उन्हीं से लगे रहते हैं और बीटा साहब इनसे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल हैज़ ग्रेटर मैस एंड चार्ज, सो इट इंटरेक्ट्स मोर विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मटेरियल। ये जो उनके दाएं बाएं मटेरियल होते हैं, एटम्स होते हैं, उनसे उनके एटम्स को उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है चार्ज ज़्यादा होने की वजह से। इंटरेक्शंस मीन उनको उनसे उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना और उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेना, इसको कहते हैं आयनाइजेशन पावर। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है
और ये इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं दाएं बाएं। और क्या होता है जी कि लॉसेस एनर्जी एट फास्टर रेट, और अपनी बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देते हैं दाएं बाएं। और सो दे कैन नॉट पेनिट्रेट लार्ज डिस्टेंस, और ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते इन मटीरियल उस मटीरियल में से, ड्यू टू विच इट्स रेंज डिक्रीज, और इनकी रेंज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये थी जी इसकी रीज़न। आप देख सकते हैं कि जो दो बंदे थे, एक अल्फ़ा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्यों आगे निकल जाता है अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि ये रास्ते में दाएं बाएं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं और ये पीछे रह जाते हैं। सो जी आप एक और भी फैक्टर मैं आपको बता सकता हूँ, अदरवाइज ये लिखे ना लिखें आपकी चॉइस है। ठीक है, आंसर कंप्लीट है, इंशाल्लाह आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन सेकेंडली ग्रेटर मैस, ये तो ऊपर जितना बताया ये चार्ज के हवाले से था ज़्यादा। अब सेकेंडली ग्रेटर मैस विल हैव स्मॉलर वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा होगा एक एनर्जी का, किनेटिक एनर्जी का 9th में आपने पढ़ा होगा कि 1/2 mv²। तो यहाँ से अगर हम देखें 2 को ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एम आके डिवाइड हो जाएगा, तो जैसा वी अलग हो जाएगा v², और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इन सिंपल यानी कि वी का और मैस का हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं जो कि इन्वर्स है। अब अगर मैस ज़्यादा है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये आप इन जनरल भी इससे हट के भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ हैवी हो उसकी स्पीड कम होती है, उससे भागने नहीं होता। ठीक है, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वाई आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल इन सॉलिड विथ सेम एनर्जी। तो ये देखें, यही वही बात है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, यानी कि ये दाएं बाएं ज़्यादा इंट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है वो, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि ये हीलियम पार्टिकल्स हैं और हीलियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अब इनकी अट्रैक्शन जो है वो दाएं बाएं ज़्यादा हो जाती है। तो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना और उनको आयनाइज करना, ये इनका काम होता है ज़्यादा। तो इस तरह हम कहते हैं कि जी अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है, तो इसलिए वजह से तो आगे जा ही नहीं सकता। तो लेकिन आयनाइजेशन पावर इसकी ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से। सो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखिए मैंने ऊपर लिख दिया हीलियम +2 इज ग्रेटर है, आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज अल्फा पार्टिकल हैज़ ग्रेटर मैस एंड ग्रेटर चार्ज। ग्रेटर चार्ज मीन डबल पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं He+2 पर लिखा हुआ है। अब क्या होता है जी, एक्सप्लेनेशन में मैंने अगेन वही लिखी है कि अल्फा पार्टिकल हैज़ ग्रेटर मैस एंड ग्रेटर चार्ज, सो इट इंटरेक्ट्स मोर विद इलेक्ट्रॉन ऑफ मटेरियल। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं, और वो जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो वो चीज़ आयनाइज हो जाती है, आयन्स बन जाता है। तो इसी को तुम कहते हैं आयन। और ये अल्फा पार्टिकल ये काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर क्या है, ज़्यादा है। दिस मीन्स दे कैन आयनाइज अ लॉट ऑफ एटम्स ऑन द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तो ये बहुत कम कवर करते हैं, लेकिन उस शॉर्ट से डिस्टेंस में भी ये बड़े बड़े एटम्स को जो है ना आयनाइज कर देते हैं। ठीक है, दे ट्रेवल। सो आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि इनका मैस जो है वो कम होता है और चार्ज भी इनके ऊपर कम है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स हैव लैप्स। देखें, 4 हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद वो कहते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कितनी फ्रैक्शन उसकी बाकी रह जाएगी, यानी कि वो कितना बाकी रह जाएगा। देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको टू द पॉइंट आंसर बता देता हूँ। आफ्टर 4 हाफ लाइव्स 1/16 ऑफ सैंपल विल बी लेफ्ट। ये जो मैंने आंसर लिखा है ये डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। ठीक है, आप अगर लिखेंगे भी मतलब कि लिख नहीं सकते, मतलब कि आपको आइडिया नहीं होगा, आप सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे फिर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो इसको किया है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप बेशक 1-2 लाइनें छोड़ के आप एक्सप्लेनेशन पहले कर लें फिर लास्ट पे कर लें। देखिए जी, हमने ये कहा है कि 4 हाफ लाइव्स गुजरने के बाद वो सैंपल कितना बाकी रह जाएगा, 1/16। तो देख लेते हैं जी। देखिए, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कितनी गुजर चुकी हैं, जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो 4 गुजर चुकी हैं, उसने क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है। अच्छा, ओरिजिनल क्वांटिटी मीन जो टोटल क्वांटिटी है उसको एन नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्वांटिटी बाकी रह जाती है लेफ़्ट उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेफ़्ट अगर, चूँकि टारगेट हमारा ये है कि वो कितना बाकी रह गई है, तो हमारे पास ये फार्मूला है n = n0/1/2n। तो यहाँ पर n0/2n से मेराद यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कि 4 है, और 2 मीन 16 होता है। तो इस तरह आप देखें ये 1/16 ओरिजिनल क्वांटिटी का। ठीक है, तो
इस तरह हम कह सकते हैं कि सो आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स 1/16 ऑफ द सैंपल विल बी लेफ्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको 4 ही कहे, वो 6 कह दे, 8 कह दे, कुछ भी कह दे, तो आपने क्या करना है, वो 2 की पावर वही डिजिट्स बना देना है, उसको फिर देखना है वो कितना बन रहा है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी को तो कहते हैं सलोज बेस। इसलिए मैं आपको कहता हूँ रटाना लगाएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। आपने अगर इसको अंडरस्टैंड किया होगा तो आपको पता होगा, नो प्रॉब्लम। अगर 4 की जगह वो 6 दे दे तो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि जी आप पेपर में अगर वो 4 आज 6 आ जाता है तो आप बैठ के रोना शुरू कर देंगे, नहीं जी हमने तो 4 किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, यकीन करें आप बहुत इंजॉय करेंगे स्टडी को। फिर अब देखें जी, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपके सामने एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। व्हाट पार्टिकल डज डब्ल्यू डिनोट, ये जो डब्ल्यू है इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो देखें आप यहाँ से अगर वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैथ, इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि डब्ल्यू क्या चीज़ है। देखिए एटॉमिक नंबर में क्या लिखा हुआ है, जेड, और दूसरे के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, Z+2। आप दूसरी साइड पे जाएं, इधर भी क्या है, Z+2, ये तो दोनों इक्वल हैं। डब्ल्यू के साथ एटॉमिक नंबर में कुछ लिखने की ज़रूरत है, नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि आप 0 लिख दें, 0 मीन कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं है। अब एटॉमिक मैस पे आ जाएं। एटॉमिक मैस आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ए है, और प्लस उसके करना चाहें तो हीलियम के साथ 4 है, तो A+4। आप दूसरी साइड पे आए राइट साइड पे, तो वाई के ऊपर देखें लिखा हुआ है A+3। उधर A+4 है, इधर 3 है, तो इधर एक कम है। तो 3 को 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें +1 ऐड करेंगे, तो वो W के साथ आप करेंगे। तो इसका मतलब है आप उसके W के एटॉमिक मास में आप 1 लिख देंगे। तो देखें ये क्या बन रहा है, नीचे आपने 0 लिखा, ऊपर 1 लिखा, ये 0 1, ये पहचान है ये न्यूट्रॉन की। सो W में यहाँ पर डिनोट कर रहा है न्यूट्रॉन को। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। W विल डिनोट न्यूट्रॉन, यानी कि 0 और 1 इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। इन ऑर्डर टू बैलेंस द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, जब हम इसको बैलेंस करते हैं, वी नीड टू कंपेयर एटॉमिक एंड मास नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। हम क्या बैलेंस करते हैं, एटॉमिक नंबर, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एटॉमिक नंबर को भी बैलेंस किया और एटॉमिक मास को भी कंपेयर किया आपस में। तो इस तरह मुझे आइडिया हो गया कि डब्ल्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और इक्वेशन इज ओनली बैलेंस व्हेन, जब डब्ल्यू इक्वेशन तब ही बैलेंस होगी जब डब्ल्यू को हम ग्राम 0 और 1 डिनोट करें, और 0 1 यानी कि न्यूट्रॉन का ही है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको लिख दिया है अब कि x, और ये प्रॉपर इक्वेशन लिखी है। और इसमें आप देखें, आप देखें ये बैलेंस है। z एटॉमिक नंबर में देखें जो नीचे है Z+2, इधर भी देखें Z+2, आप 0 तो कोई मसला नहीं। अब एटॉमिक मास देखें, इस तरफ लेफ्ट पे A+4 है और इधर A+3 है, और ऊपर 7+1 भी होगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हमें पता चलता है रिजल्टेंट पार्टिकल विल बी न्यूट्रॉन। तो हमारा रिजल्ट हमें बता रहा है कि ये न्यूट्रॉन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी कि वाई इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज विद हैवियर न्यूक्लियाई। देखें जो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज यानी कि उसके साथ हो रहा है, मिक्स हो रहा है हैवियर के साथ, तो उस दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये वैसे इन जनरल है कि जब कोई भी दो चीज़ें आपस में मिक्सअप होती हैं, टकराती हैं, तो तब एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। एनर्जी इज रिलीज व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज विद हैवियर न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, जब दो न्यूक्लियाई, एक लाइटर और एक हैवियर आपस में मिक्सअप होते हैं। अच्छा देखें, ये एक मैंने एग्जांपल भी दी है, H12 और H13, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे प्रोडक्ट में, हीलियम He24 प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो अब एनर्जी क्यों रिलीज हुई, ये कहाँ से आ जाती है एनर्जी, तो देखें द रिजल्टेंट एलिमेंट हमारे पास हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है। द रिजल्टेंट एलिमेंट हैज़ लेस मास, इसका मास लेस है। लेकिन एटॉमिक नंबर तो ठीक है, 1 + 1 2, और इधर भी 2 है। लेकिन मास नंबर देखें, इस तरफ लेफ्ट पे 2 + 3 5, और इधर कितना है 4 है। तो यहाँ पर एक और किधर गया, तो वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो हम कहते हैं रिजल्टेंट एलिमेंट हैज़ लेस मास देन द सम ऑफ 2 रिएक्टिंग न्यूक्लियाई। जब रिएक्टिंग न्यूक्लियाई के आप मैसेज को सम करें तो वो ज़्यादा हैं, और जो कि प्रोडक्ट का जो है वो कम है। तो किधर गया जी फिर वाकई, तो हम कहते हैं द लेफ्ट ओवर मास इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी होती है, तो इस तरह एनर्जी हम कहते हैं ये रिलीज होती है, जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है जी हमारे पास कि व्हेन अ न्यूक्लियस, ये जो आपके सामने न्यूक्लियस है,
यूरेनियम 92 टू 38 एब्जॉर्ब अ स्लो न्यूट्रॉन, जब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है इट सब्सिक्वेंटली इमिट्स टू अल्फा पार्टिकल, दो अल्फा पार्टिकल का इमिट करता है। व्हाट इज रिजल्टिंग एलिमेंट? तो देखें जी रिजल्टिंग एलिमेंट इज रेडियम 231 वाला, ठीक है, रेडियम यानी कि एटॉमिक नंबर 88 और 231 एटॉमिक मास नंबर। तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप जाएं तो ये देखें ये यूरेनियम 292 238 है, ये देखें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें ऐड हो रहा है यानी कि, और फिर देखें इसका एटॉमिक नंबर जो एक्स मैंने लिख दिया, एक्स फिलहाल अभी मैंने ये यहाँ पर रेडियम आएगा लेकिन मैंने फिलहाल कहा है जी अभी तक हमें लेट्स नहीं पता। तो आप देखें आप साथ वाले ये देख लें जो मैंने लिखा है हीलियम, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ टू अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हीलियम को कहते हैं टू, और आगे मैंने अल्फा पार्टिकल की जगह हीलियम लिख दिया है 24। तो अब ज़रा आप देखें एक्स के लेट्स सपोज हम जस्ट एक्स लिखा हुआ है, ये 88 और 231 नहीं लिखा हुआ। तो आप एटॉमिक नंबर को ज़रा बैलेंस करें, देखें लेफ्ट पे 92 प्लस 0 है तो वो 92 ही है, और राइट पे अगर सपोज करें हीलियम का जो 2 है वो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 to 4, अब बाकी कितना ऐड करें 92 बन जाए तो 88। तो इस तरह ऊपर भी आप एटॉमिक मास को भी देखें, इस तरफ बन रहा है लेफ्ट पे 238 प्लस 1 239, और इस तरफ बन जाएगा जी 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 to 8, और 8 में आप देखें कितना ऐड करेंगे 239 बन जाए तो वो 231। तो इस तरह अब हमें आइडिया होता है कि द रिजल्टिंग एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर इक्वल टू 88। तो ये देखें इसका 88 एटॉमिक नंबर है विच शोज दैट इट इज़ रेडियम, तो ये 88 एटॉमिक नंबर होता है रेडियम का। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक टू डिके कम्प्लीटली, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना टाइम लेता है उसको ख़त्म होने में, डिके होने में? तो वो इनफिनाइट टाइम लेता है, वो ख़त्म नहीं होता है किस्म का, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल टेक इनफिनाइट टाइम, इनफिनाइट मीन बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड, ठीक है, टाइम टू डिके कम्प्लीटली। अच्छा, आफ्टर हाफ लाइफ द क्वांटिटी रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो जस्ट हाफ होती है, फिर आगे उसका हाफ होता है, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। मैंने एग्जांपल दी है, सपोज ओरिजिनल क्वांटिटी इज 1000 ग्राम्स, इसका ग्राफ भी मैं बनाना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा चलें मैं इजी कर देता हूँ। तो ये देखें सपोज करें अगर 1000 है तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो 500 हो जाएगा, फिर 500 से उसकी हाफ लाइफ वो गुजरेगी तो वो 250 हो जाएगा, 250 से वो 125, फिर 62.5, ये आप हाफ करते जाएं, ये ख़त्म नहीं होगा, आप डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो ये इनफिनाइट आपको इसका मतलब है टाइम चाहिए। तो इतना जो है ना वो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो हम इसको ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, सो द लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर, और फिर इसको मेजर करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप खुद यहाँ से भी कर लें, जो मैंने आगे लिख दिया ना कंटिन्यू, इसको आप ज़रा कंटिन्यू करते जाएँ, 2 पे डिवाइड करते जाएँ, तो आपको पता चलेगा आप पूरा दिन बैठे रहेंगे तो वो 0 पे कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये इनफिनाइट टाइम ले रहा है और डिफ़िकल्ट है इसको मेजर करना। तो ये था जी आपका लास्ट क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके फजल एकेडमी का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।